स्टूडेंट्स, बेटा आज हम आपके केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। पेज नंबर 107 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। कह रहे हैं कि जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है, जब आप उसमें आयरन नेल डालते हो तो उस आयरन नेल का कलर, आयरन नेल की वजह से कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो चेंज क्यों हो जाता है। अब आपको तो यही नहीं पता है कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का कलर कैसा होता है। इसका कलर होता है ब्लू। जब आप आयरन नेल डालोगे तो अब इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू के बजाय ग्रीन हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। ठीक है, क्यों हो जाएगा वो ये पूछ रहे हैं। अगर आप ये पिक्चर देखना चाहते हो, ये जो क्वेश्चन है ये एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में है। पेज नंबर 104 आप अपनी बुक का खोलोगे, चैप्टर नंबर 1 का, तो वहाँ पे आपको ये एक्टिविटी मिलेगी। ठीक है, ये एक्टिविटी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें आपको क्या पूछ रही हैं मैं बता देती हूँ आपको। इसमें आपको पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास एक आयरन नेल है, ठीक है, आयरन नेल मतलब आयरन का नेल है। आयरन लिख लिया हमने, किस में डालना है, सॉरी बेटा, एक मिनट। क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक आयरन का नेल है, उसको हमने डालना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो ऐसी रिएक्शन मैंने आपको बताई हुई है जिसमें हम एक क्या लेते हैं, मेटल लेते हैं, मतलब एक हम एलिमेंट की 2 टाइप्स होती हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं उसको। एक हमने कोई एलिमेंट लिया, दूसरा हमने कंपाउंड लिया, इन दोनों को रिएक्ट करोगे तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट। अब आपको मैंने क्या बोला कि जो आयरन नेल जब आपने इस सोल्यूशन में डाल देते हो आप, तो कॉपर सल्फेट का कलर पहले था ब्लू, अब ये बोल रहे हैं उसका ब्लू के बजाय कैसा हो गया, चेंज हो गया, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, बाद में। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये जो आपका आयरन है ये क्या कर देगा, ये कॉपर से क्या होता है, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। हमारे पास आयरन और है कॉपर सल्फेट। ठीक है, यहाँ तक आपको पता है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैंने आपको बोला है कि ये जो आयरन है ये किसकी जगह आ जाएगा, इसकी। ऐसे ही होता है ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो लो को डिस्प्लेस कर देती है। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, FeSO4 + Cu। अब इसका जो कलर है वो, अब उस सोल्यूशन का कलर जिसमें आपने आयरन नेल डाला है, अब उसका कलर पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि अब उसमें प्रोडक्ट चेंज हो गया ना। जो पहले प्रोडक्ट था उसमें अब वो रहा ही नहीं। पहले इसका कलर था ब्लू, अब इसका कलर कैसा हो गया है, ग्रीन। ठीक है बेटा, तो ये पूछ रहे हैं कि क्यों चेंज हुआ, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है। अब वो जो चीज़ पहले उसमें थी वो अब नहीं है। ठीक है, ओके बेटा। हाँ, तो यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट बिकॉज आयरन डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एज आयरन इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी इस एक्टिविटी में। क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हायर रिएक्टिव मेटल जो है वो लोअर वाली को डिस्प्लेस कर देगी, जिस वजह से उस चीज़ का सोल्यूशन का जो कलर होगा वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन एक बार 2 मार्क्स में आ चुका है, तो आप इसके ऊपर लिख लेना है इम्पोर्टेंट। ठीक है, मार्क कर लेना है इसके ऊपर कि ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन, give an example of a double displacement reaction other than the one given in activity 6.10। अब इस क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं, मैंने आपको पीछे सारी रिएक्शंस करवाई थी है ना, 9, 10, तो वो आपकी बुक में भी सारी दी हुई हैं, सारी हैं बुक में 1 by 1 एक्सप्लेन की हुई हैं। तो ये कह रहे हैं कि आपने क्वेश्चन 2 का जो आंसर देना है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखनी है, लेकिन कौन सी, जो बुक की एक्टिविटी में ना दी हो। तो आप कोई भी लिख सकते हो, बस बुक वाली नहीं लिखनी है। जो मैंने आपके लिए ईजी सी लिखी हुई है, तो आप ये लिख सकते हो। NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट किया तो क्या मिला आपको, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। ठीक है बेटा, रिएक्शन तो मेरे ख्याल से अब आपको लग गई होगी पता कैसे किया हुआ इसको, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड लेते हैं, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या करना होता है, दोनों कंपाउंड लेने होते हैं। ये दोनों कंपाउंड है ना, NaCl AgNO3, दोनों कंपाउंड है ये। इसमें भी मैंने आपको शायद बताया था, शायद नहीं, मैंने आपको बताया था कि जो Na है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा NO3, और पीछे क्या बचा, Ag और
पीछे हमारा क्या बचा, एक एक चीज़ अटैच हो गई ना, पीछे हमारा क्या बचा, Cl और Ag, ठीक है, ये आपस में रिएक्ट हो जाएंगे। अब आप बोलोगे कि मैम ये कैसे, तो अगर आपको यहाँ से रिएक्ट करना नहीं आ रहा है तो फिर मैंने आपको इतना पता ना कि एक एक चीज़ दोनों की आपस में रिएक्ट हो जाएगी। अब जुड़नी कैसे है उसके लिए भी मैंने आपको बताया हुआ, उसको हम क्या करेंगे, साइड पे करके देख लेंगे। हमें पता है NO3 ने आपस में जुड़ना है, तो हम क्या करेंगे, उसका फार्मूला बना के देखेंगे कि कैसे जुड़ेंगे वो, उनका फार्मूला क्या बनेगा। मेरे पास एक Na है, दूसरा क्या है NO3, इनको जोड़ना है ना मैंने आपस में, तो जोड़ना कैसे है मैंने आपको बताया था, इनके चार्ज या बैलेंस ही पता होनी चाहिए। मेरे को याद है, आपने भी वो जो मैंने टेबल आपको दिए थे वो याद करने हैं। Na का चार्ज होता है +1, ठीक है, NO3 का चार्ज होता है -1। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल आप देखो क्या फार्मूला बनेगा, Na1 NO3 ब्रैकेट 1। मैंने बताया था कि जब भी सेम चीज़ हो तो हम नहीं लिखते हैं, हम उसको सिंपल लिखते हैं, चाहे नीचे 2 होते तभी भी मैंने सिंपल लिखना था NaNO3, क्योंकि हम 1 को शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्या बन जाएगा, NaNO3। सिल्वर क्लोराइड AgCl कैसे जुड़ा, वो भी ऐसे ही जुड़ेगा। उसमें भी आप क्या करोगे, उसमें भी हमें पता है सिल्वर और क्लोरीन के बीच हमने फार्मूला बनाना है, ठीक है। ये तो हमें बेटा ये तो खुद गेस करना पड़ेगा ना कि किस किस के बीच फार्मूला बनेगा। उसके बाद फार्मूला क्या बनेगा, मतलब फार्मूला जो होगा वो कैसा होगा, वो बनाने के लिए आप ये चेक कर सकते हो, ठीक है। शुरू शुरू में प्रॉब्लम आएगी, मैंने कहा था, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो फिर आ जाएगा। सिल्वर का फार्मूला होता है, सॉरी फार्मूला नहीं, चार्ज होता है +1 क्लोरीन। सिल्वर मेटल है तो इसका चार्ज प्लस होगा, ये भी बताया था। जितने भी मेटल हैं उनके चार्ज पॉजिटिव होते हैं और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके चार्ज नेगेटिव होते हैं। सिल्वर का चार्ज +1, क्लोरीन का -1। फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इस बार भी 1 1 है, तो आपको पता है सिंपल क्या फार्मूला आ जाएगा हमारे पास सिंपल फार्मूला आ जाएगा AgCl, ठीक है। इनके बीच 2 3 कुछ नहीं आएंगे क्योंकि इनके जो चार्ज थे वो 1 1 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं कि नीचे जो क्वेश्चन है उसमें ये बताइए कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी चीज़ रिड्यूस हो रही है। हमारे पास रिएक्शन है, ये गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में Na+O2, प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारे पास 2Na2O, तो सामने दिख रहा है यहाँ पे। इन्होंने हमें पूछा कि बताइए कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है। ऑक्सीडाइज पता है आपको क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए। तो पहले अकेला Na था, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गई, ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा सोडियम है, Na किसका फार्मूला होता है, सोडियम का, सोडियम है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और पीछे ऑक्सीजन थी वो क्या हो गया, उसने अपनी ऑक्सीजन सारी की सारी उसको दे दी सोडियम को, पीछे वो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। रिड्यूस होता है कि जिसने अपनी ऑक्सीजन दे दी हो, मतलब आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन याद होना चाहिए। ऑक्सीडेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए किसी में, और रिडक्शन होता है जब अपनी ऑक्सीजन वो किसी को दे दे, ठीक है, लूज़ कर दे अपनी ऑक्सीजन। देखिए आगे इसका आंसर यही लिखा हुआ है, सोडियम इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज होके क्या बना, सोडियम ऑक्साइड, और ऑक्सीजन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। सेकंड वाला आपके लिए होमवर्क है, सेकंड वाली जो एग्जांपल है वो आपने खुद करनी है, ठीक है। अब आपकी एक्सरसाइज के जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, ये मल्टीपल है, ठीक है, खुद करने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वाई शुड केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहे हैं कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है वो क्या होती है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और हम इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, ठीक है। सिंपली मैं हिंदी में बता दूँ, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है जब भी आप किसी इक्वेशन को क्या करते हो, नंबर्स लगा के उसके साथ उसको बैलेंस करते हो, ठीक है। मतलब उसके नंबर ऑफ़ एटम्स क्या करते हो, दोनों साइड, लेफ़्ट हैंड साइड, एरो के लेफ़्ट हैंड साइड और एरो के राइट हैंड साइड, दोनों एलिमेंट्स के या दोनों कंपाउंड्स के एटम्स को क्या करते हो, बैलेंस करते हो, सेम बनाते हो, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब नेक्स्ट इन्होंने इसी क्वेश्चन के साथ पूछा था कि क्या ज़रूरत होती है हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की। तो ये भी पढ़ चुके हो आप, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि मैंने बुक में पढ़ाया था कि हमारे पास एक लॉ है। कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमें बताता है कि कोई भी चीज़ जो है वो ख़त्म नहीं होती, जितनी भी पहले होती है उतनी ही
बाद में रहती है। 9th में भी पढ़ चुके हो आप ये कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये कहता है कि जितना रिएक्टेंट का मास होता है, ठीक है, रिएक्टेंट होते हैं जो दो चीज़ें ऐड हो रही हैं, दो चीज़ें, जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट है। ये दो चीज़ें ऐड हो रही हैं, तो ये ला कंजर्वेशन ऑफ मास का जो ला है ये हमें बताता है कि जितना इन दोनों का कंबाइन करके मास होगा उतना ही रिएक्ट होने के बाद हमारे प्रोडक्ट का क्या होगा, मास होगा। ठीक है, इसलिए हम रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि बर्ड इक्वेशन दी हुई है इन्होंने। बर्ड इक्वेशन अब आपको पता होगा, बर्ड इक्वेशन होती है बर्ड फॉर्म में इन्होंने इक्वेशन दी हुई है, आपने उसको पहले ट्रांसलेट करना है, उनके फार्मूले लिखने हैं, फिर उसको बैलेंस करना है। ये भी मैं एक ही करवाऊँगी, बाकी आपका होमवर्क। ठीक है, तो जिसमें रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया होता है उस रिएक्शन को बोलते हैं स्केलेटल, और जिस रिएक्शन को बैलेंस किया होता है उसको बोलते हैं बैलेंस्ड। ठीक है, याद रखना है, जब रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते हैं तो कौन सी रिएक्शन कहलाती है, स्केलेटल। अब क्या बोल रहे हैं ये, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन। हाइड्रोजन गैस H2 + N2 दोनों रिएक्ट हुए तो क्या बना हमारे पास, NH3। ठीक है, ये मतलब सिंपल, इन्होंने हमें जो रिएक्शन दी थी हमने सीधे उसको ट्रांसलेट किया कि हमें ये प्रोडक्ट मिला, लेकिन ये तो बैलेंस नहीं है। इधर H2 है, लेफ्ट हैंड साइड पे H2 है और राइट हैंड साइड पे H3 है। ठीक है, तो बैलेंस ही नहीं है, तो इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करना मैंने सिखाया था आपको, क्या करना होता है, दोनों साइड सेम सेम करना है, ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जिसकी वजह से दोनों साइड हमारी जो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ़ एटम्स है, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी है, वो सेम आ जाए। अब आप क्या करोगे, हमें पता है H3 है, तो इसके आगे मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं 3 लगा देती हूँ तो अब ये कितने हो गए टोटल हाइड्रोजन, 6 हो गए ना। 3 × 2 = 6 बताया था मैंने आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2 = 6। अब इधर देख लो, इसके आगे भी मुझे 2 लगाना पड़ेगा, ऐसे तो हाइड्रोजन 3 ही रहेंगे ना, आगे 2 लगाऊंगी तो वो भी कितने हो गए, 6। अब हमारे N2 कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, तो राइट हैंड साइड पे भी कितने हो गए, 2, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो आगे वाला नंबर होता है ये दोनों का होता है। ठीक है, N का भी होगा वो और H का भी होगा। इसी तरह से बाकी रिएक्शंस कर लेनी है, ट्रांसलेट करनी है पहले, मतलब पहले स्केलेटल इक्वेशन लिखोगे फिर बैलेंस कर दोगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कम से कम 15 बार रिपीट हुआ है बेटा ये क्वेश्चन है, ये आपने छोड़ना नहीं है। इसको आप मतलब कर लो, क्या क्या बोलते हैं इसको, रट लो, इसको नहीं भी समझ आता तब भी रट लो, ऐसे तो ईजी है, मैं करवाती हूँ आपको। हमारे पास क्या क्या है, HNO3 CaOH2। HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड है, और CaOH2 क्या होता है, मैंने आपको बताया था जिसके साथ OH लगा हो वो क्या होता है, बेस होता है। उसको हाइड्रोक्साइड जितने भी होते हैं वो सारे बेस होते हैं। हाइड्रोक्साइड के अलावा भी बेस होते हैं, लेकिन ये स्पेशली बेस की निशानी है कि जितने भी जो हाइड्रोक्साइड है जिनमें ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगा हुआ वो बेस ही होते हैं। ठीक है, एसिड के साथ कभी भी OH नहीं लगा होता। अब इन दोनों को रिएक्ट करोगे तो ये दोनों क्या है, कंपाउंड है ना, एक एक चीज़ जुड़ जाएगी आपस में। Ca के साथ क्या जुड़ गया, NO3, CaNO3 कैसे जुड़ा बताया मैंने आपको। आप क्या करोगे, CaNO3 लिख लोगे, बताया हुआ है ना आपको। Ca का चार्ज होता है 2+, NO3 का मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ 1- जब -1 लिख सकते हो, 1- लिख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस आगे हो पीछे हो, माइनस आगे हो पीछे हो नंबर के, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस चार्ज सही होना चाहिए। अब मल्टीप्लाई करोगे Ca1 और NO3 कितने हो गए, 2, तो यही लिखा इन्होंने यहाँ पे CaNO3 ब्रैकेट के बाहर 2। ठीक है, बताया हुआ मैंने, फिर भी बता रही हूँ कि ऐसे करना है। अब पीछे क्या बचा आपका, पीछे हमारे पास बच रहा है H और OH2, H और OH2, ये बैलेंस है ना। H और OH2 बच रहा है ना, एक वाटर मेरे पास ऑलरेडी है, दूसरा यहाँ से भी मुझे वाटर मिल रहा है, देख रहे हो आप, OH2 है, तो इसका मतलब, और बाहर क्या लिखा हुआ है इसके, सॉरी 1 मिनट, एक वाटर ये है ना मेरे पास बचा हुआ, दूसरा यहाँ से भी निकल रहा है, ये देखो, और एक H ये भी है। अब इन सभी को हमने ऐड करना है। OH को खोल दो, इसके बाहर क्या है, 2 है ना, O2
H2 और एक H एक्स्ट्रा भी है, तो कितने हो गए हमारे पास टोटल? H2O। एक तो यहाँ से बन गया ना, एक OH बच रहा है, एक OH बच रहा है, मतलब हमारे पास कितने वाटर मॉलिक्यूल हो जाएंगे टोटल? टोटल हमारे पास जो है वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे 2 निकलेंगे, और एक H हमारे पास निकल रहा है एक्स्ट्रा। अब उसका क्या करना है, उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम 2 लगा देंगे आगे तो ये देखिए सारी चीज़ें बैलेंस हो गई। अब हमें पता है यहाँ भी 2H है, ठीक है, ध्यान देना यहाँ भी 2H है। बेटा एक मिनट, थोड़ी सी मैंने आपको गलत बता दी डायरेक्शन, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ इस चीज़ को, सॉरी। देखिए करना क्या है, हमारे पास HNO3 और CaOH2 है, ठीक है, इन दोनों के बीच हमें रिएक्शन करनी है। हमें पता है Ca और NO3 आपस में जुड़ जाएंगे, कैसे जुड़ेंगे मैंने समझा दिया, ठीक है। इस तरह से पीछे H2O मिल रहा है हमें, ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल लिखा हुआ है ना, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं बैलेंस करनी है। तो यहाँ पे OH2 है, OH2 नहीं है, OH के बाहर इस तरह से लिखा हुआ है, OH ब्रैकेट के बाहर 2, तो इसका क्या मतलब होगा, O भी हमारे पास 2, H भी 2। लग गया पता? एक वाटर मॉलिक्यूल के लिए क्या चाहिए होता है, H2O, तो मतलब यहाँ पे एक O बच रहा है और आगे एक H है, मतलब 2 नहीं है H, तो फिर क्या करेंगे हम, 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही चीज़ इन्होंने की है, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। जब 2 लगा देंगे आगे तो हमारे कितने वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, ठीक है। बाकी खुद करने की कोशिश करना, नहीं आएगी कोई रिएक्शन तो फिर आप पूछना, मतलब आपसे नहीं बैलेंस होगी तो फिर आप पूछना, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, छोड़ना नहीं है इसको। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप खुद करोगे, ये भी रिएक्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 करवा चुकी हूँ, पीछे रिएक्शंस करवाई थी, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। क्वेश्चन नंबर 10 समझा देती हूँ आपको। वाइज रेस्पिरेशन कंडीशन कंसीडर्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, की जो रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, मतलब क्यों कंसीडर कर सकते हैं, एक्सप्लेन करिए। रेस्पिरेशन क्या होता है, ये जो आप सांस लेते हो छोड़ते हो, जब भी हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जनरली सभी को पता है जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं उसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। वी रिक्वायर एनर्जी टू स्टे अलाइव, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट वी ईट। ज़िंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एनर्जी, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है, जो फूड हम खाते हैं। During digestion, food is broken down into simpler substances. Food generally contains carbohydrates. These carbohydrates are broken down into glucose. जब हमारी बॉडी डाइजेशन करती है तो फूड जो है वो सिंपलर प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाता है। फूड जनरली कंटेन्स, फूड में जनरली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होके क्या बन जाते हैं, ग्लूकोज। दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन सेल्स ऑफ अवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। फिर यही जो ग्लूकोज है ये हमारे सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ग्लूकोज के फार्मूले में ऑक्सीजन होती है, ये भी पता है आपको। ग्लूकोज के फार्मूले में क्या होती है, ऑक्सीजन, ये भी पता है आपको। ग्लूकोज की वजह से हमारी बॉडी को क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, और उसी की वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी आती है। द होल प्रोसेस इज़ नोन एज रेस्पायरेशन। अब इस सारी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन। कैसे, हमने क्या खाया, फूड खाया, फूड से क्या मिला हमें, ग्लूकोज मिला, फूड से हमें मिला ग्लूकोज, यहाँ तक आपको पता है। फिर ये जो O6O2 लिखा हुआ है ये क्या है, जो आप ऑक्सीजन लेते हो, सांस लेते हो, ठीक है, ये होगी इसके साथ ऐड होगी, और ऐड होके आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ये जो एनर्जी है, जो कौन सी एनर्जी होगी, हीट एनर्जी होगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है, नॉर्मल हीट होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। आपने सुना होगा कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी अपनी कुछ हीट होती है, तो वो कैसे होती है, वो इसी चीज़ की वजह से प्रोड्यूस होती है, मतलब हम जो फूड खाते हैं और ये रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है उसकी वजह से हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। आपने देखा होगा कि जब आप रनिंग करते हो, आप जल्दी जल्दी क्या करते हो, रेस्पायर करते हो, जल्दी जल्दी सांस लेते छोड़ते हो, तो आपकी जो बॉडी है वो बहुत गर्म हो जाती है, तो मतलब हमारी बॉडी क्या कर रही है उस टाइम, हीट रिलीज़ कर रही है। तो कैसी रिएक्शन होती है, जिसमें जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है आपने पढ़ी है, उसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं तो उसके साथ हीट एनर्जी भी रिलीज़ होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कम्बिनेशन रिएक्शन, खुद करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 12
राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन एनर्जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं कि एक एक एग्जांपल दो, ये भी खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 13 ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 एग्ज़ाम में आ चुका है, तो ये छोड़ना नहीं है आपने, ये करना है आपने खुद। इसमें कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, बस उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 भी आप कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 भी कर लोगे, करवाया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 भी करवाया हुआ है आपको, ये सारे क्वेश्चन पीछे आप पढ़ चुके हो। क्वेश्चन नंबर 18 वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, ये भी पता है आपको, आयरन आर्टिकल्स के ऊपर पेंट क्यों अप्लाई करते हैं, उसको रस्ट से प्रिवेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई। हाँ, ये बता देती हूँ कि जो ऑयल और फैट वाली चीज़ें होती हैं, फूड आइटम्स हैं ऐसी जिनमें ऑयल और फैट होते हैं, उनमें नाइट्रोजन क्यों फ्लश्ड होती है। फ्लश मतलब क्यों फिल करते हैं जिन पैकेट्स में ऑयल और ऐसे पैकेट्स जिनमें ऐसी फूड आइटम स्टोर हैं जिसमें ऑयल और फैट्स हैं, उसमें हमने नाइट्रोजन क्यों फिल की होती है। मतलब जैसे आप ये चिप्स वगैरह खाते हो तो इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन फिल होती है। क्यों फिल की होती है नाइट्रोजन, ताकि हमारा जो फूड है उसमें ऑयल और फैट जो प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करें। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन है ये क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी फूड को ऑक्सीडाइज होने से। ठीक है, और हमारा जो फूड है वो रेंसिड नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये सारे क्वेश्चन अपने होमवर्क वाली नोटबुक में नोट कर लेने हैं और लर्न करने हैं। थैंक